नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। कहने को तो हाईवे, लेकिन हालत ऐसी कि गांव कस्बे की सड़कें भी इससे बेहतर हैं। सड़क पर बड़े गड्ढे बन गए हैं और पुलिया की दीवार दम तोड़ रही है और इसका खामियाजा भुगत रहे हैं इस हाईवे से गुजरने वाले लोग। NHAI की इसी लापरवाही के शिकार का नमूना है ये तस्वीरें। जयपुर दिल्ली हाईवे पर मनोहरपुर थाना इलाके के माधोवेणी नदी पुलिया से एक कार सेफ्टी दीवार नहीं होने से नीचे जा गिरी। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। बताया जा रहा है कि जयपुर निवासी दिनेश कुमार सोनी अपने साथी के साथ कार से जयपुर की ओर जा रहे थे। तभी मनोहरपुर थाना इलाके के हाईवे स्थित माधोवेणी पुलिया पर बने गड्ढे के कारण कार बेकाबू हो गई और सेफ्टी दीवार नहीं होने की वजह से पुलिया से नीचे जा गिरी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की सहायता से कार को बाहर निकाला गया। इधर NHAI की लीपापोती और लापरवाही से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के क्षतिग्रस्त होने की खबर को प्रमुखता से प्रसारित करने के बाद मचे हड़कंप के बाद NHAI ने तत्काल क्षतिग्रस्त एक्सप्रेसवे को ठीक करवाने के आदेश दिए। इसके बाद एक्सप्रेसवे निर्माण कंपनी ने मरम्मत का कार्य शुरू कराया। दरअसल भोजवाड़ा पुलिया और बाणगंगा ब्रिज के बीच निर्माण कंपनी ने तकनीकी बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया और पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की, जिसके कारण पानी एक्सप्रेसवे की पुलिया की दरारों में होकर एक्सप्रेसवे के नीचे चला गया और पुलिया के पास बनी सीमेंट की बाहरी परत को तोड़ता हुआ बाहर निकल गया। इससे एक्सप्रेसवे के नीचे की मिट्टी भी बारिश के पानी से बह गई और एक्सप्रेसवे के नीचे का हिस्सा खोखला हो गया। ये एक्सप्रेसवे 15 अगस्त से शुरू होने की संभावना है। कहने को तो शहर में रहते हैं, लेकिन हालत बाढ़ग्रस्त इलाके से भी बदतर है। 3-3 फीट तक गहरे पानी में घिरा ये धौलपुर के वार्ड नंबर 6 की कॉलोनी है, जहां जगह जगह तालाब बन गए हैं। हालात ये हैं कि लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल है और उनकी हालत कैदियों जैसी हो गई है। नारायणा विहार कॉलोनी, सहमति नगर और घौसाला विहार कॉलोनी में गंदे पानी या बरसात के पानी के निकासी के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है, जिसके कारण थोड़ी बारिश में ही इन कॉलोनी में कई फीट पानी भर जाता है और कई दिनों तक जमा रहता है। हालत ऐसी हो जाती है कि इलाके का शहर से संपर्क ही कट जाता है। इससे रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। बच्चों की पढ़ाई बर्बाद होती है। समस्या को लेकर कई बार स्थानीय लोगों ने नगर परिषद, प्रशासन और कलेक्ट्रेट में शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक कोई प्रयास भी नहीं शुरू हुआ। हमें यहाँ पे निकलने में बहुत परेशानी हो रही है। घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है। हमारे साथ इतनी परेशानी है कि बच्चन को पढ़ाई के काज पीठ पे बैठा के निकाल के ले जा रही। सबरी रास्ता ब्लॉक हो गई है, कोई अधिकारी सुनने नहीं है। 4-6 पे शिकायत की है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम बुजुर्ग इंसान है, गिर जाए, पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, हमारी बहुत दिक्कत है। इसमें मदद करो, कुछ तो मदद करो हमारे। इंद्रदेव की मेहरबानी श्रीगंगानगर के लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। 15 दिनों पहले हुई भारी बारिश का पानी अभी शहर से पूरी तरह निकला भी नहीं था कि फिर बारिश का दौर शुरू हो गया। 2-3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद एक बार फिर से श्रीगंगानगर में जलभराव जैसी स्थितियां बनने लगी हैं। हालांकि नगर निकाय और पानी निकासी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। बावजूद इसके जगह जगह जल भराव की वजह से न केवल सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, बल्कि सीवरेज लाइन भी धंस गई है, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं निचले क्षेत्रों में जल भराव से मकानों और घरेलू सामान को भी नुकसान पहुंचा है। पानी भरा पड़ा है, सारे देख लो। हालात माड़े हैं। कोई काम करने आ रहा है क्या? आप तक पहुंच रहा है कोई काम? कोई नहीं आ रहा अभी तक तो। नहीं पहुंच रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे जी? सर, श्रीगंगानगर में प्रशासन है ही नहीं। आपके मकान में कितना नुकसान था जी? मेरे मकान में मेरा सारा बेड, बिस्तर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोटर वगैरह और मकान की जो छत है वो सब कुछ टूट चुकी है जी। ये जो 15,000 मकान गंगानगर में टूटे हैं, अगर वो समय रह मतलब जाग जाते तो ये उनको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। जितना नुकसान हुआ वो सिर्फ 15% में रह जाता।
उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक हो रही बारिश ने परेशानी खड़ी कर दी है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। नदी नाले भी उफान पर हैं। भारी बारिश की वजह से मलबा आने के कारण कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिसके कारण यमुनोत्री धाम की यात्रा पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। दरअसल भारी बारिश और लैंडस्लाइड से यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाला जानकी चट्टी पैदल मार्च भनेली के पास क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते यमुनोत्री धाम की यात्रा पर बड़कोट प्रशासन ने 2 दिन रोक लगा दी है। इससे पहले लैंडस्लाइड से रास्ता जाम होने के कारण बड़ी संख्या में यात्री फंस गए, लेकिन प्रशासन ने राहत बचाव का काम तेज करते हुए यमुनोत्री धाम की ओर फंसे सभी यात्रियों को निकाल लिया। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह रास्ता बंद होने से जान जोखिम में डालकर यात्रियों को निकाला गया। जनपद में ही रही लगातार बारिश ने यमुनोत्री धाम की यात्रा को जोखिम भरा बना दिया है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। ये प्रथम दृष्टया तो मौसम विभाग के द्वारा बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, और दूसरा जो जानकी चट्टी से जो हमारा पैदल मार्ग है भनेली घाट के पास, वो काफ़ी 15-20 मीटर जो है वो काफ़ी टूट गया है, जिस वजह से जो है अग्रिम 2 दिन के लिए यात्रा को स्थगित किया गया है, ताकि रास्ते को जो है ठीक किया जा सके। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरा देश इसे अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इस मौके पर कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जैसलमेर में सीमा सड़क संगठन ने जैसलमेर से तनौट तक तिरंगा वाहन रैली का आयोजन किया। सीमा सड़क संगठन की 55 आरसीसी की ये तिरंगा यात्रा दोपहिया वाहनों पर तिरंगा लगाए स्थानीय पूनम स्टेडियम से रवाना हुई। 55 आरसीसी के ऑफिसर कमांडेंट विजय कुमार ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसका उद्देश्य देशभक्ति जगाना है। बॉर्डर पर जो गांव हैं, उन्हें देशभक्ति के प्रति जागरूक करना है। ये आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर झंडा तिरंगा यात्रा बाइक रैली जो है वो जैसलमेर से लोंगीवाला वार मेमोरियल होते हुए तनोट वाटर तक जा रही है। इसका उद्देश्य नेशनल इंटीग्रेशन और यहाँ के जो सीमाओं पे गांव हैं उनके लोगों में देशभक्ति की भावना को, मैसेज को पहुंचाना है। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान कई रैलियां, दौड़ और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन लगातार चल रहा है। दौसा में भी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कई संगठन कई कार्यक्रमों के आयोजन में जुटे हुए हैं। इसी के तहत दौसा के सहजनाथ महादेव मंदिर से साइकिल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई सोमनाथ महादेव मंदिर तक पहुंची। इस दौरान आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में युवाओं को जानकारी दी गई। इस साइकिल रैली में बड़ी संख्या में दौसा शहर के युवाओं ने भाग लिया। वहीं स्वराज 75 अमृत महोत्सव आयोजन समिति के तत्वाधान में शहर के कई सामाजिक संगठन 9 अगस्त को 4 जगहों पर अखंड भारत का मानचित्र बनाकर दीपांजलि का आयोजन करेंगे, जबकि 13 अगस्त विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। 14 अगस्त को नेहरू पार्क से सोमनाथ तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और 15 अगस्त को सुबह राष्ट्रीय गीत का गायन किया जाएगा। करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा 12 शहर सड़कों पर दौड़ता नजर आया। मौका था 12 रनर्स क्लब की ओर से आयोजित करगिल विजय दिवस रन का। करगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों की जान की बाजी लगा देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए श्री राम स्टेडियम में करगिल विजय दिवस रन आयोजित किया गया, जिसमें 10, 5 और 2 किलोमीटर कैटेगरी में दौड़ का आयोजन किया गया, जहां हाड़ौती संभाग समेत राजस्थान के कई जिलों से आए धावकों समेत 1200 से अधिक लोगों ने भाग लिया। रन में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में आए लोग बेहद ही उत्साहित नजर आए। इस दौरान प्रतिभागियों का उत्साह देखकर खुद जिला कलेक्टर और एसपी भी इस दौड़ में शामिल हुए। 12 जिले में पहली बार बड़े स्तर पर हुए इस तरह के रन कार्यक्रम को लेकर पूरे शहर में जबरदस्त उत्साह देखा गया। छोटे बच्चों से लेकर महिला और पुरुष भी दौड़ में हाथों में तिरंगा लिए भाग लेते नजर आए। थर्ड इवेंट है कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में। इसके अंदर हमने 3 कैटेगरी के रन रखे, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। बीकानेर से, बाहर से, भरतपुर से, काफ़ी बाहर से भी रनर्स आए सर। और हम ये चाहते हैं कि 12 की धरती पर अलग अलग रनर्स पैदा हों, फिटनेस को प्रमोट करें हम, और अच्छे रनर्स यहाँ से निकले और ओलंपिक नेशनल एथलीट बने। ओलंपियन में भी गोल्ड मेडल लेके आए 12 से।
मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति और जुनून हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब देख लीजिए चुरू के ब्रजमोहन उर्फ बजरंग को। इसे एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्ड ने हवाई जहाज देखने से रोक दिया। फिर क्या था, इसने मन में खुद का हवाई जहाज तैयार करने की ठान ली और 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार कर लिया एयरक्राफ्ट। चुरू जिले की रतनगढ़ तहसील के छोटे से गांव दस्सूसर के ब्रजमोहन उर्फ बजरंग है तो 5वीं पास, लेकिन अब एयरक्राफ्ट तैयार कर सुर्खियां बटोर रहे हैं। बजरंगी ने एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाया जो हूबहू असली एयरक्राफ्ट की तरह नजर आता है। हालांकि अभी इस देशी एयरक्राफ्ट का उड़ना बाकी है। जब तक इसकी उड़ान नहीं हो जाती, ब्रजमोहन के सपने चैन से सोने नहीं देंगे। ब्रजमोहन उर्फ बजरंग ने 2 सीटर एयरक्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें GPS सिस्टम लगाया है। बजरंग ने इसमें एक कार का इंजन भी लगाया है। इसी के आधार पर ये काम करेगा। इस देसी एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए जिला प्रशासन से परमिशन का इंतजार है। कोटा के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। कोटा के श्रीनाथपुरम स्टेडियम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रदेश के UDH मंत्री ने सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का विधिवत शिलान्यास किया। इस सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण 7 करोड़ की लागत से किया जाएगा। इस ट्रैक का निर्माण खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आने वाले समय में कोटा बूंदी की हर पंचायत में स्टेडियम होगा। उन्होंने ऐलान किया कि बूंदी में भी 20 करोड़ की लागत से एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रैक स्टेडियम बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि रामगंज मंडी लाखेरी में भी 4.5 करोड़ की लागत से स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। हमारे सभी एथलेटिक खिलाड़ियों के लिए 400 मीटर का एथलेटिक ट्रैक, जो सिंथेटिक ट्रैक है, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक का ट्रैक है, ताकि हमारे इस संसदीय क्षेत्र के खिलाड़ी भी इस सिंथेटिक ट्रैक के माध्यम से 400 मीटर की दौड़ के अंदर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर सके। सेवा के बदले जब ऐसा सम्मान मिला तो मुकेश जोशी भाव विभोर हो उठे। तस्वीरें प्रतापगढ़ से आई हैं, जहां जिला अस्पताल में 37 वर्षों तक वाहन चालक के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले मुकेश जोशी का विदाई समारोह यादगार बन गया। अपनी सेवा से कई मिसाल कायम कर चुके मुकेश जोशी जब रिटायर हुए तो जिला अस्पताल के PMO खुद गाड़ी चलाकर उन्हें उनके घर तक छोड़कर आए। इससे पूर्व मुकेश जोशी के सम्मान में जिला चिकित्सालय के सभागार में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान जिला चिकित्सालय के स्टाफ के साथ ही जोशी के परिजन भी मौजूद रहे। समारोह के बाद PMO डॉक्टर दाइमा उन्हें गाड़ी में बिठाकर घर तक छोड़ने के लिए गए। PMO डॉक्टर ओकी दाइमा ने बताया कि मुकेश जोशी पिछले 37 वर्षों से जिला चिकित्सालय में वाहन चालक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। मुकेश जोशी 3 बार सम्मानित भी किए जा चुके हैं। इसमें एक बार कोरोना वॉरियर के रूप में जोशी का जिला स्तर पर सम्मान किया गया था। अखंड सौभाग्य देने वाले हरियाली तीज के पावन पर्व पर वृंदावन के ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस मंदिर में ये पावन पर्व हिंडोला उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर श्रद्धालु भक्तों ने स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान ठाकुर बाके बिहारी के दर्शन कर स्वयं को धन्य किया। वैसे तो हरियाली तीज पर ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में झूले सजाए जाते हैं। ठाकुर जी को झूला झुलाकर प्राचीन परंपरा का निर्वहन किया जाता है, लेकिन ब्रज के प्रसिद्ध हरियाली तीज पर्व की विशेष धूम जग प्रसिद्ध बाके बिहारी मंदिर में दिखाई देती है। ठाकुर जी और सखियों को हरे रंग की विशेष पोशाक धारण कराई गई और मंदिर में सावन का एहसास कराने के लिए सावन के सभी रंगों से सजावट की गई। साथ ही ठाकुर जी को भोग भी इस पर्व की विशेष मिठाई घेवर फैनी अर्पित किया गया। साथ ही मंदिर के पीछे ठाकुर जी की थकान मिटाने यानी विश्राम के लिए सुख सेज भी सजाई गई। ब्रज
संस्कृति से उत्प्रेरित करौली में सावनी तीज पर रविवार को करौली के प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर में भगवान के विग्रहों को झूले में झुलाने की झांकी सजाई गई। इस मौके पर बंशीवारे के जयकारे गूंजते रहे। सावनी तीज पर शहर के अन्य कृष्ण मंदिरों में भी भगवान की झूला झांकी के दर्शन हुए। प्रसिद्ध मदन मोहन जी मंदिर में हजारों लोग भगवान की झूला झांकी के दर्शन के लिए पहुंचे। सुबह से ही मंदिर में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। धीरे धीरे श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती गई। इस बीच विभिन्न गांवों से श्रद्धालु कनक दंडवत करते हुए मंदिर पहुंचे। सुबह करीब 11 बजे जैसे ही भगवान की झूला की झांकी दर्शन के लिए पट खुले तो मंदिर प्रांगण बंशीवारे के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर खुशहाली की मनौती मांगी। मदन मोहन जी के अलावा शहर के नवल विहार जी, गोविंद देव जी, राधा गोपाल जी मंदिरों में भगवान की झूला झांकी सजाई गई। राजस्थान अपनी परंपराओं के लिए जाना जाता है। ये परंपराएं जहां हमारे जीवन में उत्साह भरती है, वहीं कुछ न कुछ संदेश भी देती है। सिरोही में ही हरियाली तीज के मौके पर चली आ रही पुरातन परंपरा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। हरियाली तीज को मनाने से पहले सिरोही में देवासी समाज की महिलाएं पर्यावरण संरक्षण के लिए तालाबों में श्रमदान करती हैं। ये लोग 2 महीने पहले ही इसकी तैयारियों में जुट जाती हैं। इसके बाद हरियाली तीज पर ढोल बजाते हैं। साथ में भाई अपनी बहन को तालाब पूजने के लिए तालाब पर आते हैं। भगवान श्री इंद्रदेव को मनाने का जतन करते हैं और भगवान को तालाब के अंदर झुलाया जाता है। और फिर सभी समाज की महिलाएं पर्यावरण संरक्षण को कस्में खाती हैं। मौके पर बहन से भाई तालाब का पूजन करवाती है। पूजा के बाद बहन तालाब की चारों ओर परिक्रमा करती है। तालाब को साक्षी मानकर आने वाले उज्जवल भविष्य और परिवार की खुशी की कामना की जाती है। देवासी समाज की इस अनोखी परंपरा के पालन में जिला प्रशासन भी पूर्ण रूप से सहयोग करता है। राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में हरियाली तीज की धूम है। जयपुर में महिला पुलिस कर्मियों ने भी सौभाग्य और लंबे सुहाग के प्रति हरियाली तीज महोत्सव को धूमधाम से मनाया। चांदपोल रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित तीज महोत्सव में महिला अफसर और महिला सिपाही रंग बिरंगे हरियाले परिधान पहनकर शामिल हुई। महिला पुलिस कर्मियों ने हाथों में मेहंदी लगवाई, सेल्फी पॉइंट पर फोटो खींची, वहीं एक दूसरे के संग झूले भी झूले। इसके बाद डीजे और ढोल की थाप पर जमकर नाची। इस तीज महोत्सव में डीसीपी वंदिता राणा, एडिशनल डीसीपी मिताली गर्ग, सुनीता मीणा सहित कई अन्य आरपीएस अफसरों सहित जयपुर कमिश्नरेट में पदस्थापित महिला पुलिस इंस्पेक्टर और कार्मिक मौजूद रहीं। तमिलनाडु पुलिस देश के उन गिने चुने पुलिस बलों में शामिल हो गई है जिन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के रंग से नवाजा गया है। चेन्नई के राजा रथिनम स्टेडियम में एक पारंपरिक और भव्य समारोह में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को तमिलनाडु पुलिस के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के रंग प्रदान किए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने औपचारिक सलामी दी। इस मौके पर उपराष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्यक्रम में तमिलनाडु पुलिस पाइप बैंड ने शानदार प्रस्तुति दी। इस मौके पर सीएम स्टालिन ने घोषणा की कि इस उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए बल के प्रत्येक पुलिसकर्मी को एक पदक प्रदान किया जाएगा। हालांकि तमिलनाडु पुलिस के लिए राष्ट्रपति के रंग 19 अगस्त 2009 की शुरुआत में ही स्वीकृत कर दिया गया था, जब एम करुणानिधि मुख्यमंत्री थे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति नायडू ने कहा कि तमिलनाडु पुलिस देश में सर्वश्रेष्ठ में से एक है, जो अपनी सराहनीय सेवा के लिए जानी जाती है। मोटे अनाज और बाजरे के कई प्रकार के खाद्य पदार्थों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए तमिलनाडु में कुछ लोगों ने एक अनूठा प्रयोग किया है। यहाँ तमिलनाडु कैटरिंग लेबर ऑनर्स एसोसिएशन ने 44 किलो की इडली पर 44वां शतरंज ओलंपियाड शुभंकर डिजाइन किया है। इडली बनाने में 7 तरह के अनाज का इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि इन दिनों 44वां शतरंज ओलंपियाड चल रहा है। 28 जुलाई से शुरू हुआ ओलंपियाड
10 अगस्त तक चलेगा। शतरंज ओलंपियाड में इस बार ओपन कैटेगरी में रिकॉर्ड 188 टीमें और महिला वर्ग में 162 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनमें भारत की 6 टीम शामिल हैं। शतरंज ओलंपियाड में भारत के प्रदर्शन की बात करें तो 2014 में भारत ने नॉर्वे के ट्रॉम्स में कांस्य पदक जीता था, जबकि 2020 ऑनलाइन ओलंपियाड में रूस के साथ संयुक्त विजेता रहा था। भारत ने 2021 में एक बार फिर कांस्य पदक जीता। आयोजन होने के नाते इस बार भारत से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को सिल्वर मेडल जिताने वाली एथलीट मीराबाई चानू ने शनिवार को महिला वेट लिफ्टिंग 49 किलो भार वर्ग में कमाल कर दिया। मीराबाई ने स्नैच और क्लीन एंड जर्क राउंड में बेहद ही आसानी से बिना किसी टक्कर के गोल्ड पर कब्जा किया। दोनों राउंड में मिलाकर मीराबाई ने कुल 201 किलो का भार उठाया। सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाली उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी ने 172 किलोग्राम वजन उठाया था। चानू ने स्नैच राउंड के अपने दूसरे प्रयास में 88 किलो वजन उठाकर 12 किलो की लीड बना ली थी। पहले प्रयास में उन्होंने 84 किलो भार उठाया था। हालांकि स्नैच राउंड के तीसरे प्रयास में वो 90 किलो भार उठाने से चूक गई थी। इसके बाद क्लीन एंड जर्क राउंड में उन्होंने पहले ही प्रयास में 109 किलो उठाकर भारत को गोल्ड दिलाया। जीत के बावजूद भी चानू नहीं रुकी। उन्होंने दूसरे प्रयास में 113 किलो उठाया। इसके साथ ही मीराबाई ने अपने पर्सनल बेस्ट की बराबरी भी की है। नेशनल लेवल पर मीरा 88 किलो वजन उठा चुकी हैं।